नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देखेंगे, जिसमें टॉप 70 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और आज का जो ये क्लास है, इसमें अब तक जो परीक्षा हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है वही टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, जिनका पेपर अभी 22 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, उसके बाद पेपर आपका सितंबर में है। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर को पेपर है। उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 70 क्वेश्चंस हैं। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चंस बहुत ही सुपर फास्ट आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फास्ट क्लास करवाएंगे, क्योंकि साथियों अभी आपका पेपर चल रहा है, आपके पास समय अभी कम है और कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिससे कि आपका समय भी बचे और बचे हुए समय में आप बाकी के सब्जेक्टों का रिवीजन कर पाओ। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर क्या मिलता है। देखिए, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर क्या मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा कृषि घनत्व। ठीक है, कृषि घनत्व कैसे निकाल सकते हैं, तो कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य में अवस्थित है। देखिए, ये जो सागर है तस्मान सागर, ये किसके मध्य में स्थित है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। मूंगफली का मूल स्थान क्या है। देखिए, मूंगफली का मूल स्थान इनमें से कौन सा देश है, तो भाई मूंगफली जो है ना, इसका मूल स्थान ब्राज़ील को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। जायरे का आधुनिक नाम क्या है। जायरे जो देश था, इसका आधुनिक नाम अभी क्या है, तो देखिए करेक्ट है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जो है ना, ये जायरे का आधुनिक नाम है, यानी कांगो गणराज्य का ये पुराना नाम है जायरे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहती है किस समय। तो भाई समुद्री समीर जो है ना, ये दिन के समय, रात के समय, किस समय बहती है, तो याद रखना दिन के समय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दिन के समय। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है। तो भाई ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह जो उक्ति है ये किसकी है, तो इस कथन को कहा था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है। देखिए, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व जो है ना, ये किससे प्राप्त होती है, तो भारतीय रेलवे को सबसे अधिक आय जो है माल ढुलाई से प्राप्त होती है। साथियों याद रखेंगे सभी, माल ढुलाई से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो सूरत की जो फूट पड़ी थी ये 1907 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस दो भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल। और ये जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने, और उसके बाद जो है ना, सत्ता जो है नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नरम दल वालों के हाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो भाई देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना भी की थी। इनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा अगला है, भाई किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो वह गवर्नर कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। देखिए करेक्ट आएगा लॉर्ड रीडिंग के समय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है, देखिए हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो साथियों हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है ना, ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, याद रखना दैमाबाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से। भारत सरकार के बजट के कुछ घाटे का सबसे अधिक योगदान किसका है, कुल होगा यहाँ, कुल है ना, कुल घाटे का। तो भाई भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान जो है ना, वह है राजकोषीय घाटा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राजकोषीय घाटा। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविरा समिति की नियुक्ति कब की गई थी।
एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर, तो 7 सदस्य। और इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? साथियों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 46 में। ठीक है, अनुच्छेद 46 के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो भाई देखिएगा, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन जो होता है इसको सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सूफी आंदोलन। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? भाई इनमें से किसका अनुवाद है ये अनवार ए सुहेली? तो याद रखना पंचतंत्र का। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? याद रखना विष्णु शर्मा ने। ठीक है, और पंचतंत्र का ही ये अनुवाद रूप है अनवार ए सुहेली ग्रंथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भाई भक्त तुकाराम जो है ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? याद रखिएगा जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जहांगीर। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो भाई भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? करेक्ट है वी.वी. गिरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वी.वी. गिरी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः ये 1853 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1853। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? चावल का पूछता तो वेस्ट बंगाल होगा, और गेहूं का पूछा है इसलिए उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में भारत का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा सूरत में। सूरत करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना है? साथियों एक बात जान लीजिए, पूरे विश्व में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन अपने देश भारत में होता है, और भारत के झारखंड राज्य में, झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले से सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है पूरे विश्व में। और अभ्रक व्यापार में जो भारत का योगदान है लगभग 55 से 60% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 60%। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा जगह है जहां मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला में तो है, मुंबई में भी है, विशाखापट्टनम में भी है, तिरुवनंतपुरम में मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो भाई सबसे अधिक खनिज तेल का खपत तो यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, और तीसरे नंबर पर अपना देश इंडिया आता है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर पूछा है तो चीन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? बताइए इनमें से किस समिति का गठन किया गया था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए? तो करेक्ट है नरसिंघन समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नरसिंघन समिति। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? बताइए भारत का कौन सा वो राज्य है जो सबसे अधिक अनाजों का उत्पादन करता है? याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो करीब 16वीं शताब्दी में साथियों भारत की पहली मुद्रण मशीन स्थापित हुई थी, और ये किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कहाँ पर किया था? तो याद रखना गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पुर्तगालियों ने। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? देखिए ये जो नाटक है हरिकेली, इसके रचयिता है बिसल देव, जिनका पूरा नाम है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? करेक्ट है प्राथमिक शिक्षा के
विकास पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो भाई मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? करेक्ट है डेमेट्रियस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डेमेट्रियस। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? यानी पूरी जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था उसका आकार किस प्रकार था? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य हैं जो कब्जे में किए गए थे? देखिए हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो करेक्ट है झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, झांसी, नागपुर व सतारा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? देखिए मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? करेक्ट है, गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है, गुप्त काल। 10 साला बंदोबस्त किसने या किससे संबंधित है? तो 10 साला बंदोबस्त जो है ना, या भूराजस्व बंदोबस्त इसको हम बोल सकते हैं, ये टोडरमल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टोडरमल। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? देखिए मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण जो है ये किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान के खिलाफ, करमाथी शासक है ना, मुल्तान के करमाथी शासक के खिलाफ। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? देखिए जैन साहित्य का जो संकलन किया गया है वो प्राकृत भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्राकृत व अर्धमागधी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? यानी शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, जो कि था फरीद खां। याद रखिए शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? देखिए मुगल सत्ता की स्थापना तो 1526 में बाबर ने की थी, लेकिन इसकी पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी 1555-56 ईस्वी में। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शाह आलम द्वितीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वह प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो एलोरा में है इसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कृष्ण प्रथम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इकबाल। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह सूरी का महानता का द्योतक ये है कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रशासनिक सुधार। बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? देखिए बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक प्रदेश है वो कौन सा है? याद रखना, विषुवतीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है, विषुवतीय प्रदेश। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ना, ये भाई सिसिली द्वीप पर स्थित है। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिसिली द्वीप। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? तो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध जो है ना, जो एक चक्रवात है जो कि उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तरी अमेरिका से। यूरोप की कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए यूरोप की जो राइन नदी है ना साथियों, राइन नदी, इसको कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगान जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो भाई वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? याद रखना, कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुटीर उद्योग। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ग्रेट निकोबार। अगला है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिएगा द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ना, याद रखना उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
निम्नलिखित में से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? 3 सागर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है स्पेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्पेन। कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? देखिए, कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? याद रखना, कील नहर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कील नहर। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अभी तो देखिए 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या जो है करीब 8 अरब होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो साथियों, रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग जो है ये भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भूकंप के झटके को मापने के लिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? यानी इनमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक गति से परिभ्रमण करता है? करेक्ट आएगा बुध। बुध केवल 88 दिन में अपना एक चक्कर लगा लेता है। अगला है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? देखिए, परिवर्तन मंडल जिसका वास्तविक नाम क्षोभ मंडल है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान जो है ना वो घटते जाता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए, निकेल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट है, कनाडा में। कनाडा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों शनि ग्रह, याद रखना शनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शनि। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात की वस्तु इनमें से कौन सी है? यानी भारत इनमें से किस वस्तु का निर्यात करता है? तो भाई चाय का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चाय। भारत के लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो भाई 45%। याद रखना 45%, 45 से 50 उसके आसपास जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मूंग एवं उड़द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, 1952 ईस्वी में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो भाई शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ में थी साथियों, रायगढ़ करेक्ट आएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए। पुराणों की कुल संख्या है 18 और इनमें से सबसे प्राचीन जो है वो है मत्स्य पुराण। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? तो बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित जो गुफा है वह है एलिफेंटा की गुफा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एलिफेंटा। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? साथियों, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे महाकश्यप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, महाकश्यप। अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? देखिए, करेक्ट होगा फिरोज शाह तुगलक। आज के इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस थे आगामी परीक्षाओं के लिए जिनका पेपर अभी बाकी है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई है और अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।